नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बरेका स्थित सभागार में की बैठक। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा, पिंडरा विधानसभा के लोगों का आभार जिन्होंने करखियाओं में पीएम की रैली को किया विफल। प्रदेश में मंडी शुल्क पुनः लागू किए जाने के विरोध में पहड़िया मंडी पर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। और कैंटोनमेंट स्थित चर्च में प्रबुद्ध जन गोष्ठी का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बरेका स्थित सभागार में बैठक की। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बरेका स्थित सभागार में एक बैठक की। इसके तहत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक रेलवे के क्षेत्र में जो भी समस्या है उस पर चर्चा की और कुछ समस्या को तुरंत ही निस्तारित कर दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि यूपीए की सरकार में उत्तर प्रदेश रेलवे के लिए 1100 करोड़ रुपए भेजा जाता था, वहीं डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रेलवे की विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए भेजे हैं, जिससे रेलवे की तमाम जन उपयोगी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पीएम द्वारा योजनाओं के शिलान्यास पर विपक्ष द्वारा फीता काटे जाने के आरोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कितना पैसा भेजते थे। आपको मैं बहुत सहर्ष बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि, मान्यवर विधायक महोदय, मान्यवर मंत्री महोदय, मान्यवर सांसद, सरोज साहब, एमएलसी साहब, सब के सब हमारे पूरे क्षेत्र में रेलवे की जितनी समस्याएं हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसके ऊपर आज ही फैसले कर लिए गए हैं जिससे कि तुरंत जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तो जो लोग बड़े बड़े दंभ भरते हैं वो लोग उत्तर प्रदेश के लिए कितना पैसा भेजते थे रेलवे के लिए? मात्र 1100 करोड़ साल का। और आज डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितना भेजते हैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़, इतनी बड़ी संख्या में रेलवे के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए योजनाओं का अंबार लगा है। सब जगह डबलिंग, नई लाइनें बनना, स्टेशंस का डेवलपमेंट, हर तरह की सुविधाओं पे काम चल रहा है। सर, धन्यवाद। लगातार सुविधाओं की बात कर रहे हैं, वही अखिलेश सरकार तो कहते हैं कि शिलान्यास का लोकार्पण किया जा रहा है। उनको पूछिए कि वो कितना पैसा देते थे उत्तर प्रदेश को। मैं कह रहा हूँ ना आपके सामने, मात्र 1100 करोड़। मोदी जी ने कितना दिया? 12,000 करोड़। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा, पिंडरा विधानसभा के लोगों का आभार जिन्होंने करखियाओं में पीएम की रैली को विफल कर दिया। बाबतपुर स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि मैं अपने पिंडरा विधानसभा के सभी सम्मानित लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भाजपा सरकार के सभी छल प्रलोभन को ठुकराकर करखियाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को विफल कर दिया। पिंडरा की जनता इनकी सारी हकीकत जान चुकी है। पूर्व विधायक अजय राय ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर किसानों के साथ छल करने और उनकी जमीनों को प्रशासन के बल पर हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करखियाओं में जिस अमूल प्लांट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया उसमें सिर्फ 4 किसानों को ही मुआवजा मिला है, जबकि अभी कुल 101 किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब वे पिंडरा के विधायक थे तब वो पिंडरा के विकास के लिए यूपी SEDC प्रोजेक्ट को लेकर आए और उस समय अमूल के साथ ही लखनऊ और कानपुर में कुल 3 प्लांट लगने थे, पर लखनऊ और कानपुर के प्लांट लग गए, जबकि करखियाओं वाला प्लांट सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। करखियाओं इंडस्ट्रियल एरिया और बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निर्बाध बिजली के लिए गजोखर में बिजली घर लगवाया। इन दोनों को ही मेरे द्वारा गजोखर में लगवाए गए बिजली घर से ही बिजली मिलती है। आप सब लोगों को भली बात, तो मैं आप पिंडरा विधानसभा में आए हैं। ये हमारी विधानसभा जो लगातार मेरी रही है, 5 बार से विधायक रहा हूँ। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इसलिए बुलाई गई है कि
प्रधानमंत्री जी कल आए थे और अमूल जो उन्होंने प्लांट का कल शिलान्यास किया, उसको मैं बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये अमूल के साथ जो 90 साल का जो ये लीज हुआ है यूपीएसआईडीसी के, उसके ये कागजात हैं। ये ओरिजिनल कागजात मैंने मेरे पास रहे हैं। ये हम लोगों ने कराया है पूरा 2014 में इसकी डीड हुई है। ये पूरी की पूरी डीड हुई है जो उस अमूल के साथ और यूपीएसआईडीसी एग्रो पार्क के साथ हुई 90 साल की। ये मोदी जी जब बनारस आए लोकसभा लड़ने, उसके पहले का ये पूरा का पूरा डीड है 90 साल, ठीक है। और ये अमूल की 3 फैक्ट्रियां आई थी यूपी में, कानपुर में, लखनऊ में और बनारस में। पर बनारस की फैक्ट्री की जो जमीन थी वो कहीं ना कहीं किसानों को कम मुआवजा मिल रहा था, वो लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट के नाते ये अभी भी उसमें ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है, किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट ने निर्देश भी किया, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी 4 किसानों को मिला है, बाकी सारे किसान वंचित हैं, इनको मुआवजा दिया जाए। और मुआवजा नहीं दिया गया और वो जबरदस्त तरीके से घेर कर जमीन ले लिया गया है। मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया हूँ, कम से कम सत्यता हो जाए। और ये क्षेत्र, पिंडरा क्षेत्र बनारस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ये मछली शहर सुरक्षित लोकसभा का हिस्सा है। जो कल से ये चीजें चल रही हैं परसों से कि बनारस का है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ये आरक्षित लोकसभा है मछली शहर, उसका एक पार्ट है पिंडरा विधानसभा, जहाँ से हम लोग यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं और लगातार आप लोगों का स्नेह से, आशीर्वाद से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों के आंख में पट्टी बांधने के लिए। और मोदी जी 8 साल हो गए बनारस लोकसभा में, जो आपका संसदीय क्षेत्र है, वहां आपने क्या दिया? अपने जो मतदाता जो आपको वोट दिए, जो आपको 2 बार वहां से भारी मतों से एमपी बनाए, उन लोगों को क्या दिया आपने? ये तो पिंडरा विधानसभा और मछली शहर लोकसभा का काम है। अपने क्षेत्र का काम बताइए कि आपने कौन सा रोजगार दिया, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितनी कल कारखाने। लिखित रूप से उसमें तय हुआ था, मैं तो भी विधायक नहीं हूँ, मेरे सामने की बात है, मैं इसका गवाह हूँ। ये तय हुआ था कि प्रत्येक जिसकी भी जमीन उसमें जाएगी, उनके प्रत्येक परिवार को उनके योग्यता के अनुसार, उनकी जो योग्यता होगी उनके अनुसार उनको जो है वहाँ पे काम दिया जाएगा, उसमें उनकी नौकरी दी जाएगी और उनको उसमें जो है सुविधा दी जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा। ये तय हुआ था और बाकायदे लिखित में तय हुआ था और वो पेपर प्रशासन के पास था, प्रशासन कहाँ रखा हुआ है, ये सार्वजनिक करना चाहिए। और नौकरी आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो निश्चित तौर से नौकरी वहाँ की जो जिनकी जमीनें गई हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हम उस फैक्ट्री में नौकरी दिलवाएंगे, ये जनता से हम वादा करते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, मेरे हटते एक मेरे क्षेत्र में फैक्ट्री है जो उत्तरा फीड्स के नाम से है, मुर्गी का चारा बनाती है मुर्गे की। वहां पर मेरे समय करीब 250-300 लोग, क्षेत्र के लोग काम करते थे। मेरे हटते ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए, वो सारे लोग निकाल दिए गए और क्षेत्र के पिंडरा के लोगों को निकाल दिया गया। बाहर के लोगों को कहीं कोई वहां पर बिहार का है, झारखंड का है, उड़ीसा का है, उसको लाकर वहां नौकरी पर रखा गया है। ये टोटल बाहर के लोगों से काम कराना चाहते हैं। आज भी ये गुजरात के लोगों को लाकर यहाँ काम करा रहे हैं। हम लोग बनारस में पिंडरा विधानसभा में मेरे रहते मुझे जनता ने अवसर दिया, तो ये हरगिज नहीं होगा। जो भी काम करेगा वो पिंडरा विधानसभा और क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में मंडी शुल्क पुनः लागू किए जाने के विरोध में पहाड़िया मंडी पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में मंडी शुल्क पुनः लागू किए जाने पर व्यापारियों में जबरदस्त रोष फैलता जा रहा है। इसी क्रम में एक और जहां बनारस गल्ला मंडी विरोध स्वरूप बंद की गई, वहीं वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में पहाड़िया स्थित मंडी समिति पर व्यापारियों ने एकजुट होकर धरना देकर अपना रोष प्रदर्शित किया। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने बताया कि सरकार द्वारा मंडी शुल्क खत्म किए जाने के बाद फिर से लागू करना छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही अहितकर और अलोकतांत्रिक कदम है। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि नहीं अपितु मंडी समिति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। व्यापारियों में पहले से ही हाहाकार मचा हुआ है और सरकार इस तरह से नए शुल्क लगाकर व्यापारियों की कमर तोड़ रही है, जिसका वाराणसी व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करता है। इस मौके पर संरक्षक जगदीश गुप्ता, महामंत्री कविंद्र जायसवाल, आईटी सेल अध्यक्ष संतोष सिंह, युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। आज ये धरना मंडी शुल्क के विरोध में और प्रशासन द्वारा व्यापारियों की समस्याओं की उपेक्षा करने के विरोध में रखा गया है।
मंडी शुल्क पहले लगा था, बाद में जब कृषि कानून आया तो इसको वापस ले लिया गया। अब जब कृषि कानून फिर हटा तो इन्होंने मंडी शुल्क लगा दिया, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान है, चाहे वो छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मिडिल क्लास हो। और एक विभाग बढ़ गया, जिस तरह सपा के शासन में मुलायम सिंह जी ने चुंगी खत्म कर दी थी, उससे व्यापारियों को बहुत राहत मिली थी। और एक तरफ भी ये बात करते एक नेशन एक टैक्स की, और ये मंडी शुल्क लगा के और तरह तरह का उत्पीड़न व्यापारियों का कर रहे हैं। यदि आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे आप क्या करेंगे? हम लोग का ये धरना आगे भी क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा, और साथ में हम लोग सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे। और प्रशासन द्वारा जो व्यापारियों की उपेक्षा की जा रही है, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, हर महीने की बैठक नहीं हो रही है, उसमें व्यापारियों के फोन नहीं उठ रहे हैं, ताकि व्यापारियों की सारी समस्याएं पड़ी रह जाती हैं, जिसके कारण आज हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। कैंटोनमेंट स्थित चर्च में प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन किया गया। एक और जहां क्रिसमस पर्व मनाने की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैंटोनमेंट स्थित चर्च में प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के प्रबुद्धजनों ने भागीदारी की। इस गोष्ठी में उपस्थित धर्मगुरुओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक अजय राय ने भी सर्वधर्म एकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान फादर फिलिप ने क्रिसमस पर्व को मनाने के विषय पर विस्तार से जानकारी दी और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके जीवन काल और उन्हें किस प्रकार सूली पर चढ़ाया गया इसके विषय में बताया। वहीं इस अवसर पर बच्चों द्वारा विविध कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इतने बड़े बड़े लोगों ने जब बोल दिया तो वहाँ मैं साधारण एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, साधारण एक बनारस का निवासी हूँ। मैं निश्चित तौर से जो ये संदेश यहाँ से बनारस को और काशी से जो संदेश निकलता है पूरे देश और दुनिया को जाता है, क्योंकि ऐसी एक नगरी है जहाँ से जिसको गंगा जमुनी की तहजीब माना गया है। एक संदेश ये बिशप हाउस से जो लगातार निकलता है, ये बिशप का बड़ा ही अथक प्रयास है, हम सबका ये इसमें सहयोग है सबका, कि आप सब लोग यहाँ एकत्रित होकर ये संदेश देते हैं। हम प्रभु ईशा के दिखाए हुए रास्ते पर चले, यही हम सबको एक अच्छा संदेश यहाँ से। धन्यवाद। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मोत्सव का पर्व है और समस्त जगत में ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें विशेषकर बच्चों को विशेष आनंद और उपहारों की इच्छा होती है, और इसलिए बाजारों में और दुकानों में बच्चों के पसंद की चीज़ें सांता क्लॉस नाम के एक चित्र से बिक्री होता है। लेकिन ये पर्व का असली मतलब नहीं है। पर्व का असली मतलब ये है, ईसा मसीह का आगमन हुआ है इस दुनिया में मनुष्य को पाप की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए। और इस कहानी में ईसा मसीह एक बड़े ही गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य का, त्यागी का और मनुष्य प्रेम का, वह गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, संत हो या पापी हो, सबके साथ एक सा व्यवहार उन्होंने किया। और उन्होंने उन सारी परंपराओं का विरोध किया जो उस समय के समाज में प्रचलित है, जिसके कारण वहाँ के राजनीतिक लोग जिनके पास शासन और शक्ति थी, उन लोगों ने इनका विरोध किया और इन्हें दोष लगाकर क्रूस पर, सलीब पर इनको चढ़ा दिया। और ये बिना किसी विरोध का, बिना किसी संघर्ष का मृत्यु स्वीकार करते हैं। और यही संदेश देना चाहते हैं कि क्रिसमस, ईसा मसीह का जन्म सिर्फ खुशी मनाने का नहीं, बल्कि हर तरह के बुराई, अधर्म और अन्याय का लोग सामना करें, भले ही उसके लिए मृत्यु।
हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों द्वारा विद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने कहा कि अगर 24 घंटे में मांग पूरी नहीं होती है तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। छात्रों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में होने वाले छात्र संघ चुनाव की तिथि स्थगित करने पर भी रोष व्यक्त किया। धरने में प्रमुख रूप से सौरभ यादव, अभय यादव, सर्वेश तिवारी, अभिषेक चौधरी, राकेश, रवि सेठ सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। सौरभ जी, आज किस मांग को लेकर के आप लोग धरना? हम लोग अपनी चुनाव की तिथि के लिए घोषित उसलिए आज हम लोग धरना दिए हैं। इसके पहले भी हम लोग धरना दिए थे, तो कहा गया था कि 24 तारीख के अंदर हम लोगों के महाविद्यालय में चुनाव की तिथि दे दी जाएगी, और अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। और हम लोगों के विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जैसा कि 24 तारीख को चुनाव होने वाले थे, और हम लोगों का वहाँ पर भी चुनाव निरस्त कर दिया गया, और इनका ये पूरी मनोकामना है कि हमारे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के चुनाव निरस्त कराने चक्कर पड़े। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारा अधिकार है चुनाव। तो अगर चुनाव की तिथि नहीं घोषित हो रही है तब तक आप चुनाव की तिथि घोषित नहीं होगी तो मैं सौरभ यादव आज कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी को हमारी चुनाव की डेट नहीं मिली तो हम आत्म अदा भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो। मैं आज यहाँ बैठा हूँ इस धरने पे। हरिश्चंद्र 24 तारीख है, जब तक से चुनाव की तिथि नहीं मिलेगी, मैं और हमारे तमाम छात्र भाई जो प्रत्याशी हैं वो भी नहीं उठेंगे, चाहे मुझे आत्म अदा भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए आज आप लोग यहाँ धरना कर रहे हैं। आज हम लोग महाविद्यालय गेट पे अपने महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जल्द करवाने के लिए एवं छात्र संघ की तिथि घोषित करवाने के धरने बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से विद्यापीठ में छात्र संघ की तिथि घोषित करने के बाद नामांकन होने के बाद वहाँ के चुनाव को निरस्त कर दिया गया, उसके विरोध में और हमारे महाविद्यालय में जल्द से जल्द चुनाव हो, इसके लिए यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। आप लोगों को 24 तारीख का डेट दिया गया था, हाँ। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी तक हमें कुछ भी न्यूज़ नहीं मिला है, पर आश्वासन दिया जा रहा है कि आज डेट आएगा, कल डेट आएगा। और मैं इस न्यूज़ के माध्यम से यहाँ सबको बता देना चाहता हूँ कि आज या कल में अगर डेट नहीं आया तो ये अनिश्चितकालीन धरना आगे आने वाले समय में आमरण अनशन में बदल जाएगा। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर तंज कसा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कोर्ट को पत्र लिखा है वो और कुछ नहीं बल्कि हार की डर से बीजेपी चुनाव टालने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। वहीं सपा सदस्यों पर हो रही छापेमारी को लेकर कहा कि बीजेपी को लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास ही पैसा है, बीजेपी के लोगों के ऊपर क्यों नहीं छापे पड़ रहे। वहीं उन्होंने कहा कि गुजराती कंपनियों और कारोबारियों को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। इन लोगों ने सर्वे करा लिया और देख लिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। जनता महंगाई से उब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। नौजवान युवा बेरोजगार इनसे उब चुका है, ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। किसान योगी जी मोदी जी के ललका साढ़ से अरकल मटर आलू गेहूं वो चल रहे हैं। इनको कोई कानून ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि उससे निजात दिलाई जाए। इनके योगी जी और मोदी जी के ललका साढ़ से सड़क पर इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि ट्रामा सेंटर में 70% मरीज जा रहे हैं। उससे निजात दिलाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। गरीबों के इलाज फ्री में कैसे हो इसके लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। आज जरूरत है प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने का। 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद करके 7 रुपया देहात में और 8.5 रुपया शहर में बेच रहे हैं। तो इन पे ध्यान नहीं है। इन लोगों का ध्यान सिर्फ कि अब हम जनता हमसे उब चुकी है, चुनाव टाल करके अपना माहौल बनाएगा। यदि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो पत्र लिखने की क्या जरूरत है? आप सर्वदलीय बैठक बुला लेते, सर्वदलीय बैठक बुला करके आप जो निर्णय लेते उसको सब लोग मानते। आप अकेले पत्र क्यों लिख रहे हो? ये साफ जाहिर हो रहा है कि आपकी हताशा और निराशा दिख रही है। 100% यही है, 100%। क्योंकि पत्रकार भी दुखी है, किसान भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है, बेरोजगार दुखी है,
व्यापारी दुखी है, आम आदमी दुखी है इनसे, कोई इनके साथ वोट देने को तैयार नहीं है। जबरी मोदी जी की रैलियों के क्राउड को देख लीजिएगा आप लोग, और अखिलेश जी की रैलियों का क्राउड देख लीजिएगा। अखिलेश जी की रैली में लोग अपने से चल के आ रहे हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक बैठे रह रहे हैं, और इनके यहाँ बस सरकारी पैसा लाद करके ले जा रहे हैं, और जब मोदी जी योगी जी हमेशा खड़े हो रहे हैं तो भीड़ चल दे रही है और आधी कुर्सी खाली हो जा रही है। ये लोग चिरौरी कर रहे हैं कि बैठो भाई 10 मिनट सुन लो। ये क्या दिख रहा है? हताशा और निराशा है। देखिए, सबका अलग अलग मतलब है। हम तो एक मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए, जिसमें प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बीन, अनिल चौहान, प्रेमचंद कश्यप और हमारे सुनील अर्कबंसी, गुलाब खंघार, इनको मिला के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। उस मोर्चे में हमने कोशिश किया कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमारे मोर्चे में आवे, और 100 सीट न लड़के बल्कि वो 10 सीट लड़े, 5 सीट लड़े और सरकार बना ले, बीजेपी को सफाई करें। ये गुजरातियों को रोजगार दे रहे हैं। ये गुजराती अमूल जो कंपनी है, ये गुजरात की कंपनी है। वो कंपनी आई मोदी जी जब नहीं आए थे, गुजराती लोग नहीं आए थे उत्तर प्रदेश में, तो 30 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया लीटर दूध मिलता था। अब दूध का रेट का हो गया 60 रुपया। अब किसका कमाई हो रही है? अमूल की कमाई हो रही है। फायदा पैसा किसको मिलेगा? चुनाव में मोदी जी को मिलेगा कि चुनाव लड़ो, हम अपना दूध का दाम बढ़ाओ। इसी नाते खोले हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो प्लान है, तो अखिलेश यादव जी जो प्लांट बैठाए, तो वो प्लांट अमूल का नहीं था, नहीं अमूल का नहीं था, या अमूल का उन्होंने बुलाया होगा जिसको, तो उस समय के काम से और आज के काम से तुलना कर लीजिए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में रक्त पत्र लिखा गया। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां जिले में तैनात सफाई कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लागू कराने के लिए अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा। यूपी पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पत्र पर लिखा कि खून ले लो, पुरानी पेंशन दे दो। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सफाई कर्मियों की तैनाती हुए 12 वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी उन्हें सेवा नियमावली, प्रमोशन, प्रधान से मुक्ति, कैशलेस कार्ड और पदनाम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की कोई भी मांग सरकार पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 31 दिसंबर से पहले सफाई कर्मियों की 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम सरकार को खुद भोगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में आकर सफाई कर्मचारियों का पैर धोने से पेट नहीं भरेगा। उनकी मांगे भी हैं। 12 साल सेवा हम लोगों का हो चुका है, अभी तक न सेवा नियमावली बनाई गई, न प्रमोशन हुआ, न पंचायत सेवक पद किया गया, न कैशलेस कार्ड बनाया गया, न प्रधानों से मुक्ति किया गया। ये हमारी मांगे हैं। ये पत्र लिखे कहाँ जाएगा पत्र? ये हमारा पत्र प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपर सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पंचायत राज मंत्री और निर्देशक पंचायती राज। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे यही रणनीति है कि 31 दिसंबर तक ये हम लोगों की मांगे नहीं पूरी की गई तो 1 लाख सफाई कर्मचारी 2022 का चुनाव होने वाला है, उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एसीएम चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा गया। संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिशों को रोके जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के लोगों ने राष्ट्रपति को एसीएम चतुर्थ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हाजी ओंकास अंसारी ने कहा कि राज्यसभा में पिछले दिनों 3 दिसंबर को भाजपा राज्यसभा सदस्य के जे अल्फोंस ने प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए संविधान की प्रस्तावना में बदलाव कर उसमें से पथ निरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की थी।
उससे पहले भी पिछले साल 20 जून को भाजपा के ही राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने भी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती और एसआर बोम्बई समेत कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि संविधान की प्रस्तावना में संसद भी कोई बदलाव नहीं कर सकती है। बावजूद इसके राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संविधान विरोधी आचरण दिखाते हुए इस बिल को रिजर्व रख लिया, जबकि उन्हें इसे तत्काल खारिज कर देना चाहिए था। देखिए, आज हम अल्पसंख्यक कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, शहर अध्यक्ष सैयद हसन मेहदी हसन अफजी भाई के साथ और अपने कब्बन भाई और सारे पदाधिकारी जो अल्पसंख्यक कांग्रेस के शहर के जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ महामहिम राष्ट्रपति जो का ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी को देने आए हैं। ये इसलिए आज हमें आना पड़ा कि वर्तमान सरकार के जो सरकार चाहती है कि भारत को तोड़ना चाहती है। जो संविधान बने हैं उस संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द जो जुड़ा है ये भारत को जोड़ता है और इस दोनों शब्द को वर्तमान सरकार उसको निकालना चाहती है, भारत को तोड़ना चाहती है और ये हम लोग होने नहीं देंगे। आज हम अल्पसंख्यक कांग्रेस के लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि जो भारत को जो तोड़ने वाली जो विचारधारा के लोग हैं उनके साथ कार्रवाई किया जाए, चाहे इससे जो भी जुड़े हों। हम चाहते हैं कि भारत को शक्तिशाली बनाया जाए, भारत को एकजुट रखा जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारी देश की परंपरा है उस परंपरा को आगे लिया जाए। वर्तमान सरकार मनुवादी संविधान को लागू करना चाहती है, हम ऐसा कतई होने नहीं देंगे क्योंकि संविधान लोकतंत्र जो देश हिंदुस्तान लोकतंत्र देश है और इस संविधान जिस बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाया उस संविधान को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पालन करने के लिए आज हम लोग यहाँ सारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के लोग महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह के संदर्भ में स्वच्छता संसद की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए स्वच्छता संसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाएगी। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को स्वच्छता संसद वाराणसी ने परोपकार सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसका शुभारंभ बेनियाबाग के बाल उद्यान पार्क में आयोजित समारोह में किया जाएगा। मनोज जी, कब और क्या करने जा रहे हैं? कल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। 25 दिसंबर को पूरा देश अटल जी की जयंती को मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता संसद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन परोपकार सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कल पूरी काशी परोपकार सप्ताह के रूप में अटल जी की जयंती को मनाएगी। तो क्या करेंगे, इसके तहत कितने दिन चलाएंगे कार्यक्रम? देखिए, परोपकार सप्ताह मनाने का मुख्य प्रेरणा अगर सच कहा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा राजनीति को सेवा नीति से जोड़कर कार्य किए हैं। सेवा नीति का समावेश ही राजनीति में बड़ा बदलाव लाया है। अटल जी का भी मुख्य ध्येय था कि जनता की सेवा हर हाल में होनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही भाव है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से हम सब जनता के बीच में जाकर काम करें। जनप्रतिनिधि हो चाहे आम नागरिक, सबको जनता के बीच में जाना है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते स्वच्छता संसद के सभी पदाधिकारी परोपकार सप्ताह को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और हम लोग परोपकार सप्ताह को 25 तारीख से 31 तारीख तक मनाएंगे और प्रतिदिन रात्रि 9 से 11 बजे तक शहर में भ्रमण करके हम लोग ये देखेंगे कि जिन जगहों पर ज़रूरतमंद लोग हैं, ठंड से परेशान हैं, उन लोगों को कंबल, ऊनी वस्त्र और जिन चौराहों पर और जिन जगहों पे अलाव की ज़रूरत है वहाँ पे लकड़ियों का वितरण भी किया जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि इन एक सप्ताह के अंतर्गत
5000 लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, जिनके पास वास्तव में कपड़े नहीं हैं या उन्हीं वस्त्र नहीं हैं, उनको भेंट किया जाए। इस बड़े महाअभियान में हम स्वच्छता संसद के लोग, समाज के वरिष्ठ लोगों को भी साथ ले रहे हैं। आज नगर निगम के अधिकारियों से भी बात हुई है, पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हुई है। ये एक बड़ा मिशन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये बनाने का हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वच्छता संसद कल 12 बजे बेनियाबाग के शहीद बाल उद्यान पार्क में परोपकार सप्ताह का शुभारंभ करने जा रहा है और बाकायदा इसका एक विधिवत शुभारंभ के साथ साथ वहाँ पे भी कंबल वितरण और ऊनी वस्त्र वितरण का कार्य तो होगा ही, लेकिन एक मजबूत टीम बना के प्रतिदिन पूरे बनारस में भ्रमण का कार्य शुरू होगा। रात्रि में इसलिए निकलना जरूरी है कि जो लोग रात में ठंड से परेशान हैं उनकी मदद उन तक पहुंच के की जाए। यही भावना अटल जी की भी रही है, यही भावना हमारी। त्रिदेव मंदिर के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। त्रिदेव मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कथा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शोभा यात्रा निकालकर किया गया। ये शोभा यात्रा धर्मसंघ शिक्षा मंडल से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए त्रिदेव मंदिर पहुंची, जहां कथा की शुरुआत हुई। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। ये त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार का त्रिदेव मंदिर का 14वां स्थापना दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 2 कथाएं करवा रहे हैं। एक 24 तारीख आज से लेकर 1 जनवरी तक है और दूसरी कथा जो है 5 जनवरी से 11 जनवरी तक है। इस कथा के प्रवचनकर्ता गिरी बापू जी हैं और दूसरी वाले की कथा संत कवि किरीट भाई जी हैं। ये कार्यक्रम जो है हम लोगों का हर साल वार्षिक उत्सव के रूप में कोई न कोई मनाया जाता है। इस शोभा यात्रा, किसी भी कथा के पहले शोभा यात्रा की आवश्यकता होती है और वो एक मान्यता प्राप्त इवेंट है, इसलिए ये शोभा यात्रा निकलती है। ये धर्मसंघ से लेकर कथा स्थल साकेत मंडपम तक जाएगी और वहीं पर पहली कथा 9 दिन की, दूसरी कथा 7 दिन की होगी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मनाने हेतु शहर के चर्च आकर्षक रूप से सजाए गए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मनाने के लिए धर्म की नगरी काशी सज कर तैयार हो गई है। शहर में स्थित सभी चर्चों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 24 दिसंबर की मध्य रात्रि में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। इस बीच ईसाई धर्म से जुड़े बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर एक साथ प्रार्थना करते हैं और कैरोल गीत गाते हैं। वहीं शहर के हर छोटे बड़े चर्च में विविध कार्यक्रम आयोजित होते हैं। साथ ही पादरी द्वारा लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। इसी कड़ी में कैंटोनमेंट स्थित चर्च में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पूरे चर्च परिसर को विभिन्न विद्युत झालरों से और लाइटों से सजाया गया है, जिसमें विशेष रूप से क्रिसमस ट्री, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी झांकियां आकर्षक रूप से सजाई गई हैं। इसके साथ ही चर्च परिसर में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इनकी तैयारियां भी अंतिम चरण पर हैं। हम लोग वी आर हियर सी वी कम टू celebrate Christmas every year, okay na? Then making crib, see parish padres, bishop is allowing us to make West Padres Joseph in charge of this outside crib. Then inside exhibition I am in charge, bishop is in charge, but I am looking after. Then there also crib, all Prabhu Yesu ka bagge, everything is going on in exhibition. सरैया क्षेत्र में जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। सरैया स्थित पार्षद हाजी ओंकार अंसारी के आवास पर ठंड को देखते हुए 100 जरूरतमंदों में कंबल का वितरण पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा किया गया। वहीं राजेश मिश्रा ने कहा कि ये काम सराहनीय है। ऐसे ही हर संस्था व हर पार्टी के लोगों को आगे आना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इसका लाभ लिया।
हाजी वकास अंसारी जो यहाँ से कांग्रेस के पार्षद हैं, उनका ये क्षेत्र है और हर वर्ष जाड़े के मौसम में ये गरीबों को कंबल देते हैं, जिससे गरीब को ठंड से राहत मिलती है। उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए इस बार भी कंबल का वितरण इन्होंने कराया है, कंबल दिया है गरीबों को। हमें लगता है 100-125 कंबल दिया होगा, अभी और देना बाकी है और लोग आएंगे, गरीब अपना कंबल ले जाएंगे। ये इनका बहुत ही सराहनीय काम है और इस जाड़े के मौसम में ठंड से गरीबों को निजात नहीं मिल पाती है, दिक्कत होती है, तो इनका जो है प्रयास काफ़ी सराहनीय है और हमें विश्वास है कि ये हर वर्ष इस काम को करते रहेंगे। आगे और भी ठंड पड़ने वाला है, तो आप लोगों का कोई और भी योजना है जिससे लोगों को राहत मिल सके? अब ये काम तो दरअसल सरकार का है। सरकार को चाहिए कि हर चौराहे पे कोयला जलवावे, अलाव जलवावे। सरकार को चाहिए कि गरीबों को पूरे शहर में, जिले में गरीबों को कंबल का वितरण करावे। ये काम सरकार का है। एक व्यक्ति अपने प्रयासों से जितना कर सकता है, व्यक्ति और सरकार में अंतर होता है। सरकार के पास सारे संसाधन हैं, सरकार ज़्यादा इस काम को कर सकती है और व्यक्ति एक सीमित मात्रा में अपने प्रयासों से इस काम को कर सकता है। हमें लगता है कि आगे जाड़ा आएगा। जाड़ा अभी चल रहा है, सरकार को शुरू करना चाहिए था, लेकिन अभी सरकार को, सरकार के मुखिया लोगों को भाषण देने के सिवा दूसरा कोई काम है नहीं। जब भाषण की प्रक्रिया उनकी ख़त्म होगी, हो सकता है उसके बाद गरीबों को ठंड से निजात दिलाना। देखिए, अब लगातार हर साल जो गरीबों को कंबल का वितरण का कार्यक्रम कैंप लगाकर पहले उनको, जो देखिए हमारा वार्ड है जो अति वरुणा किनारे का तिराही वाला वार्ड है, जिसमें ठंड काफ़ी पड़ती है, तो हम लोग घर घर जाके चिन्हित करके उनको पर्ची देते हैं। पर्ची दे के आज अपने कैंप इकट्ठा बुला कर, जितने अगल बगल सरैया, बटुइया, जलालीपुरा, पुराना पुल कोहना, ये तमाम मोहल्ले हैं, कुरियाँ, ये सब मोहल्ले के लोगों को जाके चिन्हित करके पर्ची देते हैं। आज 100 जरूरतमंद लोगों को हम लोगों ने कंबल दिया। एक प्रयास है, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक अपील भी करेंगे कि ये नेक कार्य है और गरीबों को मदद करें। जाड़ा का मौसम है, अपने अपने स्तर से सभी करते हैं, लेकिन एक प्रयास हम लोगों ने किया, हर साल करते हैं। ये पहला कैंप है और इस तरह का कैंप आगे भी लगा के लोगों की मदद के लिए हम लोग एक वितरण कर कैंप लगाकर कैंप और साल जैसे जैसे इंतजाम होगा वो हम लोग करके वितरण करेंगे। बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के कार्यवाहक राजदूत रामप्रसाद सुवेदी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि आगामी 25 दिसंबर को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में नेपाल भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेपाल भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। क्या कहना चाहते हैं आज के कॉन्फ्रेंस में? आज के कॉन्फ्रेंस में आप सबको हम न्योता देने आए हैं जी। एक बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन है और नेपाल एम्बेसी में है, उसी से हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये नेपाल भारत सांस्कृतिक संध्या है, एक शाम है, जहाँ हम कई भारतीय भरतनाट्यम के वो भी करेंगे, थोड़ा नेपाली वो कला संस्कृति का कार्यक्रम भी होगा। बेसिकली ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसमें वाराणसी को हमने क्यों चुना ये हम बताना चाहते हैं। वाराणसी और काठमांडू ये सिस्टर सिटी भी है। ये नेपाल भारत संबंध के जीवित धरोहर भी है। यहाँ आपको देखना मिलेगा काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ कैसे नेपाल भारत को जोड़ के रखती है। इसी तरह से कब और कहाँ ये प्रोग्राम होगा? ये कार्यक्रम हम बोली कल अमाया होटल में कर रहे हैं और शाम को ठीक 5 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। आप सब को निमंत्रण है, आइए, वहाँ हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। काशी सुर धरोहर व संगीत शिरोमणि मोहन कला केंद्र द्वारा संगीत व्याख्यान व संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी सुर धरोहर और संगीत शिरोमणि मोहन कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय संगीत व्याख्यान और संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संगीत व्याख्यान में बनारस घराने के पुरोधा स्वर्गीय पंडित बड़े रामदास मिश्र सहित तमाम विद्वानों के गायन शैली और बनारस के ख्याल गायकी पर चर्चा हुई, जिसमें पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, पंडित राजेश्वर प्रसाद मिश्र, प्रोफेसर शारदा वेलंकर आदि ने हिस्सा लिया। व्याख्यान के पश्चात पंडित
सुरेंद्र मोहन मिश्र और पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र को सुर धरोहर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात संगीत के प्रथम कार्यक्रम के रूप में बनारस घराने के युवा और प्रसिद्ध तबला वादक पंडित आशीष मिश्रा ने एकल तबला वादन की बेहतरीन प्रस्तुति दी। दूसरे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में बनारस घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित राहुल रोहित मिश्र ने अपना गायन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। मऊ जनपद में सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव द्वारा मुख्यमंत्री पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए जाने पर लोगों ने रोष व्यक्त किया। मऊ जिले में समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव राम सुधाकर यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं भाजपा कार्यकर्ताओं पर अपशब्द बोले जाने पर मऊ जनपद की राजनीति गर्मा गई है। वहीं भाजपा के अनुवांशिक संगठनों में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। सपा सचिव के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के गोरक्ष प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री अखिलेश तिवारी ने कहा कि ये तो समाजवादी पार्टी के संस्कार हैं जो बोल रहे हैं। एक समय था जब ये सपाई सड़कों पर हल्ला बोला करते थे, आज ये मुख्यमंत्री के ऊपर अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे ने कहा कि सामान्य तौर पर जो व्यक्ति सामान्य प्रवृत्ति का होता है वो ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन असामान्य प्रवृत्ति का व्यक्ति ही ऐसा व्यवहार करता है। देखिए, ये तो समाजवादी संस्कार है। कभी ये लोग हल्ला बोलते थे, कभी चक्का जाम कर देते थे, रोड पर लोगों को नहीं चलने देते थे। आए दिन पिछली जो सरकार इनकी चली 2012 से 2017 तक पूरे प्रदेश ने, पूरे दुनिया ने देखा है कि किस तरह की अराजकता वाली सरकार इनकी चली है। और उसी सरकार को ये लोग चाहते हैं कि लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं और जनता जान चुकी है कि ये आएंगे तो क्या करेंगे। चोर लुटेरे और लफंगों की जो सरकार है उसको कभी जनता, इस प्रदेश की जनता सरकार में आने नहीं देगी। रह गई बात, इन्होंने योगी जी के खिलाफ अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नाते वो पसंद ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और उसको सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। सामान्य तौर पे जो व्यक्ति सामान्य प्रकृति का होता है वह इस तरह के व्यवहार, इस तरह की वक्तव्य नहीं देता है। जो असामान्य व्यक्ति है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में एबनॉर्मल पर्सनालिटी कह सकते हैं, असामान्य व्यवहार करता है, तो वह ही ऐसी हरकत, ऐसी ओछी हरकत। और एक लग रहा है कि सपा वाले जो भी हैं वह अराजक हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा व्यवहार कर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव समाज पे पड़ेगा। समाज देख रहा है उनके करतूतों को। उनकी जो एक घबराहट है, जो भाजपा का बढ़ता जनाधार है, उसके साथ जो उसकी घबराहट बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार के उनके जो मुखिया हैं अखिलेश जी, वो अभी इसी तरह के बयान दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी लगभग पागल हो चुके हैं और अनाप शनाप बयान लगातार दे रहे हैं, जिससे उनकी छवि और धूमिल होती जा रही है। यह चीज़ उनको समझना चाहिए। अपनी बात को समझाने का उनका जो तरीका है ना, वह संवैधानिक नहीं है, वह अराजक है, जो कि एक सभ्य समाज में सही नहीं कहा जाएगा। और समाज में जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो कानून अपना काम करता है और उनको समाज से दूर रखने का कार्य कानून निश्चित रूप से करेगा, सरकार निश्चित रूप से करेगी। उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री अजीत की स्मृति में विगत 4 वर्षों से काशी में हो रही दिव्यांग जनों की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट अटल अजीत मेमोरियल ट्रॉफी का आयोजन इस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT मैदान में आगामी 25 व 26 दिसंबर को किया गया है। इस प्रतियोगिता में इस बार 3 टीमें गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की प्रतिभाग करेंगी। इस बात की जानकारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौरसिया ने दी। यह दिव्यांग जनों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, अभी आपने देखा कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक में अपने प्रदर्शन किए हैं, उस क्रम को आगे बढ़ाना है। और वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिव्यांग जनों के लिए विशेष उनका प्रयत्न होता था
और अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में इसलिए हो रहा है कि अटल जी पहले व्यक्ति थे इस देश में जिन्होंने दिव्यांग आयोग का गठन किया 1998 में, और कुशाभाऊ ठाकरे उस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन बाद में जब कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह की आई तो उन्होंने इस आयोग को भंग करने का काम किया। नहीं तो अटल जी ने कानपुर में दिव्यांगों के लिए एक छात्रावास का उद्घाटन किया। बड़े अटल जी अत्यधिक प्रेम करते थे दिव्यांगजनों की, इसलिए उनके नाम पर अजीत वाडेकर जी जो कि पद्मश्री रहे, भारतीय टीम के पहले ऐसे कैप्टन थे जो विदेशों में उन्होंने भारत को जीत दिलाई थी इंग्लैंड के खिलाफ। तो ऐसे महान विभूतियों के कारण यहाँ पर यह मैच उनके नाम पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सामाजिक विज्ञान संकाय और आदरणीय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी का हमें सहयोग मिला, और भविष्य में इस प्रकार सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग एशिया कप कराने की तैयारी वाराणसी में कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बरेका स्थित सभागार में की बैठक। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा, पिंडरा विधानसभा के लोगों का आभार जिन्होंने करखियाओं में पीएम की रैली को किया विफल। प्रदेश में मंडी शुल्क पुनः लागू किए जाने के विरोध में पहड़िया मंडी पर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। और कैंटोनमेंट स्थित चर्च में प्रबुद्धजन गोष्ठी का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।